डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और हम अपनी डिस्कशन के सिलसिले को बढ़ाते हुए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 41। द प्यूबिक सिम्फिसिस इज अ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट joined by which of the following tissue? तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है प्यूबिक सिम्फिसिस के बारे में, साथ ये बताया है कि ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है, और पूछा ये गया है कि कौन सी टिश्यू ऐसी है जो इनको आपस में ज्वाइन करवाती है। यानी एक्चुअल क्वेश्चन टिश्यू के बारे में है। अब ऑप्शंस के अंदर अगर आप देखें तो यहां पर जो टिश्यूज बताई गई हैं वो कौन सी हैं? इलास्टिक कार्टिलेज, फिब्रोकार्टिलेज, कॉस्टल कार्टिलेज और आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये क्वेश्चन आया किस टॉपिक से है? इट हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक नंबर 9, दैट इज ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये डायग्राम याद रखनी है, दैट इज ऑफ पेल्विक गर्डल। और पेल्विक गर्डल में फ्रंट पर ये जो ज्वाइंट आपने पढ़ा था इसे हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फिसिस या सिम्फिसिस प्यूबिस। अब हम फॉलो करेंगे एलिमिनेशन मेथड को। पहले उन ऑप्शंस को निकालेंगे जो नहीं हो सकती। तो यहां पर देखिएगा जो सी ऑप्शन है यानी कॉस्टल कार्टिलेज, ये मौजूद होती है रिब्स के लेवल पर, यानी स्टर्नम और रिब्स के दरमियान जो कार्टिलेज मौजूद होगी उसको कहेंगे कॉस्टल कार्टिलेज। सो इट मींस ये ऑप्शन निकल गई। आर्टिकुलर कार्टिलेज साइनोवियल ज्वाइंट्स के लेवल पर मौजूद होती है, और साइनोवियल ज्वाइंट्स क्या होते हैं? दीज आर फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स। तो ये ऑप्शन भी हमारे आंसर से निकल गई। अब बच गई दो ऑप्शंस। इन दो ऑप्शंस में से इलास्टिक कार्टिलेज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि या तो ये मौजूद होती है एक्सटर्नल ईयर के लेवल पर, एक्सटर्नल ईयर हैज इलास्टिक कार्टिलेज, या उसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि ये कार्टिलेज मौजूद होती है एपिग्लॉटिस के लेवल पर। सो इट मींस यहां से इलास्टिक कार्टिलेज भी निकल गई। अब पीछे क्या बच गया? फिब्रोकार्टिलेज, एंड फिब्रोकार्टिलेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी प्यूबिक सिम्फिसिस में बोन्स को फ्रंट पे जिस कार्टिलेज ने जोड़ा होता है, इकट्ठे रखा होता है, वो कौन सी टिश्यू है? दैट इज फिब्रोकार्टिलेज। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। और ये क्वेश्चन नंबर 42 आ गया मेंडल के लॉज में से। क्वेश्चन क्या है? इन अ पी प्लांट सीड कलर इज डिटरमिन्ड बाय टू अलील्स। वो दो अलील्स कौन सी हैं? कैपिटल वाई येलो यानी डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, एंड स्मॉल वाई ग्रीन या रिसेसिव को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच पेरेंटल क्रॉस would most likely result in offspring showing 1:1 ratio of yellow to green seeds। यानी आपने वो क्रॉस देखना है जहां पर 1:1 रेशियो ऑफस्प्रिंग्स की मिल रही हो। अब जरा ऑप्शंस को देखें। ऑप्शंस ये हैं चार हमारे पास। क्वेश्चन यूएचएस या एमडी कैट के सिलेबस में से किस टॉपिक से पूछा गया? टॉपिक नंबर 10 से, दैट इज ऑफ इनहेरिटेंस। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इसके आंसर को फाइंड करने के लिए हमें इन क्रॉसेस को पनेट स्क्वायर में पुट करना होता है। और उस पनेट स्क्वायर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि आपने सबसे पहले गैमीट्स बनाने होते हैं, और गैमीट्स डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप की अलील्स के ऊपर। यानी लाइक अगर यहां पर
पहला कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं तो इसमें दो तरह के गैमीट्स बनेंगे बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट अलील्स, और यहां पर एक टाइप का गैमीट बनेगा, यानी तमाम गैमीट्स के अंदर डोमिनेंट अलील मौजूद होगी। सो इसीलिए जो हम पनेट स्क्वायर यहां पर ड्रॉ करेंगे, उस पनेट स्क्वायर में हम बनाएंगे 2 कॉलम्स एंड 1 रो। अब ये जो 2 कॉलम्स हैं, इनमें हम पहले कॉलम में ये अलील प्लेस करेंगे, दूसरे कॉलम में इसकी रिसेसिव अलील प्लेस करेंगे, और रोज में यहां से एक अलील ही हम रखेंगे जो कि डोमिनेंट होगी। अब अगर कॉम्बिनेशंस हम देखें तो कैपिटल Y यहां पर होगा कैपिटल Y स्मॉल y। इट मींस ये होगा येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट और ये भी होगा येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट, क्योंकि दोनों में डोमिनेंट अलील मौजूद है। सो इट मींस कि ये अल्फा आंसर तो नहीं हो सकता। अब बीटा ऑप्शन को देख लेते हैं। बीटा ऑप्शन में क्या होगा, यहां पे 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे, इसमें सिंगल टाइप का गैमीट बनेगा। सो अगेन वी विल ड्रॉ अ पनेट स्क्वायर, इसमें होंगे 2 कॉलम्स और 1 रो। तो जो पहला कॉम्बिनेशन है उसमें ये 2 तरह के गैमीट्स बन गए, और दूसरे कॉम्बिनेशन में सिंगल टाइप का गैमीट। अब जब हम इनके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो पहला होगा कैपिटल Y स्मॉल y, दूसरा होगा स्मॉल y, यानी पहला कॉम्बिनेशन है येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट का और दूसरा कॉम्बिनेशन है ग्रीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट का, यानी 50% येलो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होंगे और 50% ग्रीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होंगे। तो यहां पर बन जाएगी 1:1। सो बी ऑप्शन तो हमें उस के क्लोज लेकर जा रही है जो स्टेटमेंट के अंदर बताया गया है। अब हम देख लेते हैं सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में यहां पर 2 गैमीट्स बनेंगे, यहां पे भी 2 तरह के गैमीट्स बनेंगे। तो सी ऑप्शन को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, और अब यहां पर 2 तरह के गैमीट्स का मतलब होगा कि हमने ड्रॉ करने हैं 2 कॉलम्स एंड 2 रोज। अब जो पहला पेयर है उसके ये 2 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और दूसरे के भी 2 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे गैमीट्स के। अब हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y। तो इट मींस कि यहां पर जो 4 कॉम्बिनेशंस बने हैं उनमें से 3 कॉम्बिनेशंस येलो के हैं और एक कॉम्बिनेशन ग्रीन का है। तो यहां पर तो मिल रही है 3:1। तो इट मींस कि ये भी उस 1:1 का कॉम्बिनेशन नहीं है। अब लास्ट में डी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहां पर एक टाइप के गैमीट बनेंगे, यहां पर भी एक टाइप के गैमीट बनेंगे, यानी इसका मतलब यह है कि डी के क्रॉस के केस में सारे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो इस टाइप के होंगे। इट मींस ऑल विल बी येलो। तो डी ऑप्शन भी यहां से निकल गई एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बीटा। सो आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्व करने का तरीका समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 अगेन मेंडल्स के लास्ट से है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? मेंडल क्रॉस्ड अ प्लांट विद राउंड येलो सीड्स। राउंड येलो सीड्स का ये कॉम्बिनेशन है एंड अ प्लांट विद रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। रिंकल्ड ग्रीन सीड जिसका ये कॉम्बिनेशन है, इनका क्रॉस कराया। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द फिनोटाइप ऑफ ऑल F1 ऑफस्प्रिंग्स, यानी F1 में
जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे उनकी फिनोटाइप क्या होगी। ऑप्शंस उन्होंने क्या दी हैं, वो कहते हैं कि ऑल राउंड ग्रीन होंगे, बी ऑप्शन में लिखा है कि ऑल राउंड येलो होंगे, सी में लिखा है ऑल रिंकल्ड येलो होंगे, और डी में लिखा है कि ऑल रिंकल्ड ग्रीन होंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से। अगेन टॉपिक नंबर 10 यानी इनहेरिटेंस से। और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की इस डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है, जो किप्स की बुक के अंदर ये डायग्राम इसी तरह से बनी हुई है। अब क्वेश्चन क्या बताया गया है कि ये राउंड येलो है जिसका क्रॉस करवाया गया है रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ, ये है F1 जनरेशन। तो इसके बारे में पूछा हुआ है कि F1 जनरेशन के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो कौन से होंगे। तो आपको डायग्राम से पता चल गया कि ये सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स होंगे राउंड येलो। तो अब राउंड येलो किस ऑप्शन में लिखा है, बीटा ऑप्शन में लिखा है, और यही बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, इन अ नॉर्मल 28 days menstrual cycle when would you expect the LH surge to occur। LH surge का मतलब है कि LH का लेवल कब राइज करेगा, उसको हम कहते हैं LH सर्ज। ऑप्शंस क्या हैं, 7 to 10 डे के अंदर, डेज 11 to 14, डेज 15 to 18, डेज 19 to 20। क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, दैट इज टॉपिक नंबर 8 ऑफ रिप्रोडक्शन। और इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये डायग्राम बड़े गौर से, बड़े प्यार से समझनी है और याद रखनी है। सो यहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास LH ये मौजूद है, और LH का यहां से लेवल राइज करना शुरू किया, जिसको हम कह रहे हैं LH सर्ज, और यहां पर इसका पीक लेवल डेवलप हो गया। अब ये पीक लेवल इस जगह पर डेवलप हुआ है, और इसके सर्ज को अगर मैं लूं तो वो सर्ज तकरीबन यहां से शुरू हुआ है, यानी ये जो मैंने टिक किया है यहां पर इसका सर्ज डेवलप हुआ है। अब आप इसी डायग्राम के अंदर डेज लिख लें ताकि आपको आसानी रहे कि ये डे 1 है, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये है 11, 12, 13, 14। सो इट मीन्स 11th डे पर ये राइज करना शुरू होता है, 14th डे पर जाकर इसका पीक लेवल डेवलप होता है, और इसी पीक लेवल पर आपने पढ़ा होगा कि ओवुलेशन का प्रोसेस हो जाता है। सो आई होप कि इस डायग्राम से आपको करेक्ट आंसर फौरन नजर आ गया होगा, और वो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है, दैट इज बीटा, यानी डे 11 to 14। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन नंबर 45 किसके बारे में है, पानी के बारे में है। और क्वेश्चन है क्या कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन मॉडरेटिंग अर्थ्स क्लाइमेट एंड मेंटेनिंग स्टेबल टेम्परेचर इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन में वाटर की उस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया है जो अर्थ के क्लाइमेट को मॉडरेट रखती है और एक्वेटिक एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को स्टेबल रखती है। ऑप्शंस क्या हैं, लो विस्कोसिटी, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाई सरफेस टेंशन, हाई पोलैरिटी। और क्वेश्चन आया कहां से है, टॉपिक नंबर 3 यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। अब अगर आप रिकॉल करें वाटर की प्रॉपर्टीज को,
तो आपने एक प्रॉपर्टी के बारे में ये पढ़ा होगा कि इसकी वजह से, इसकी वैल्यू हाई होने की वजह से वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर, यानी वाटर के अंदर फ्लक्चुएशंस कम होती हैं। और अब क्वेश्चन को भी देखें तो उसमें किसके बारे में पूछा हुआ है, इसी वाटर के स्टेबलाइजिंग रोल के बारे में पूछा हुआ है। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके हाई होने की वजह से वाटर का टेम्परेचर और उसकी वजह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर स्टेबल रहता है? तो जनाब वो प्रॉपर्टी है वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो यहां पर कहां मौजूद है? ऑप्शन बी पर मौजूद है। एंड दिस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। 46 क्या है? इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी, यानी एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बढ़ने का इफेक्ट पूछा गया है। ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं। क्वेश्चन कहां से आया है? फ्रॉम द टॉपिक नंबर 6 दैट इज ऑफ एंजाइम्स। और इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए आपको इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। अब यह डायग्राम क्या बताती है? वो ये बताती है कि जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा, लाइक दिस, कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन का मतलब क्या होगा कि यहां पर ऑल द एक्टिव साइट्स आर बीइंग ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट, यानी अब इससे आगे अगर हम सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे तो उसके लिए एंजाइम की फ्री एक्टिव साइट्स अवेलेबल नहीं होगी। दैट्स वाई इस पॉइंट से फर्दर अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं देयर विल बी नो इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन में कि इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ये तो गलत है, वो इंक्रीज होगा या कांस्टेंट हो जाएगा। बीटा ऑप्शन क्या है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन until all the active sites are saturated। यही चीज आपको मैंने अभी इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए समझाई है। सी ऑप्शन क्या है? हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन रेट। पहले तो इफेक्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बाद में जाके वो कांस्टेंट होगा, तो ये भी ओवरऑल हम अप्लाई नहीं करेंगे। डी ऑप्शन क्या है? इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन अ स्ट्रेट डायगोनल लाइन। स्ट्रेट डायगोनल लाइन का मतलब है कि इस तरह से, और ये भी यहां पर पॉसिबल नहीं होता, सो ये ऑप्शन भी निकल गई। तो अब आप मुझे बताइएगा कि क्या करेक्ट आंसर बना? तो यकीनन आपको पता चल गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। इस क्वेश्चन का ये ठीक जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, वो क्या है? एन ओलिगोसेक्राइड इज मेड अप ऑफ एट लीस्ट। ओलिगोसेक्राइड्स में मिनिमम कितने सेक्राइड यूनिट्स मौजूद होते हैं? यह क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी चार ऑप्शंस मौजूद हैं आपके सामने। क्वेश्चन कहां से आया? टॉपिक नंबर 3 से, दैट इज ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब आपने पढ़ा हुआ है कि जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इट इज मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड्स। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है मिनिमम एट लीस्ट। सो व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सेक्राइड यूनिट्स इन ओलिगोसेक्राइड्स? उसका आंसर होगा 2। वो ऑप्शन कहां मौजूद है? ए पर मौजूद है, यानी 2 सेक्राइड यूनिट्स, और यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है?
Which statement best explains the difference between humoral and cell mediated immune response? ह्यूमरल इम्यूनिटी में, या जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उनमें पूछा हुआ है कि क्या बेस्ट डिफरेंस है। सो ये चार बड़ी लंबी लंबी सी ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। इनको पढ़ते हुए, आपको समझते हुए यकीनन टाइम लगेगा। क्वेश्चन कहां से आया है? टॉपिक नंबर 12 से, दैट इज ऑफ इम्यूनिटी। अब आपको मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि आपको ऑप्शन ढूंढने में आसानी रहे। ह्यूमरल इम्यूनिटी हम किसको कहते हैं? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के आगे हम लिख लेंगे कि ये एंटीबॉडीज की वजह से होती है। और एंटीबॉडीज को कौन प्रोड्यूस करते हैं? प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ये प्लाज्मा सेल्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ये बी लिम्फोसाइट्स से प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में ये सारी चीजें एक लाइन में पता चल गई। दूसरी इम्यूनिटी की टाइप कौन सी है? वो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे? तो इसमें इन्वॉल्व होंगे लिम्फोसाइट्स की सेकंड टाइप, जो कि हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब ऑप्शंस को पढ़ना शुरू करते हैं। अल्फा ऑप्शन क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स बी लिम्फोसाइट्स। तो ये तो मैं कहूंगा कि ठीक है, इसमें होते हैं इन्वॉल्व। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स टी लिम्फोसाइट्स, ये भी ठीक है। बी ऑप्शन देख लें, ह्यूमरल इम्यूनिटी डिस्ट्रॉयस वायरसेस एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिस्ट्रॉयस बैक्टीरिया। तो वायरसेस की डिस्ट्रक्शन के अंदर तो आप कह देंगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया की डिस्ट्रक्शन में याद रखिएगा कि दोनों टाइप्स इन्वॉल्व होती हैं, ह्यूमरल भी होती है और सेल मीडिएटेड भी होती है। ऐसी डिस्टिंक्शन नहीं है कि एक वायरसेस को करेगी तो दूसरी बैक्टीरिया को करेगी। तो मैंने इसको ऑप्शन से निकाल दिया। सी ऑप्शन को देखें, क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी इज स्पेसिफिक। तो बिल्कुल, हम जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये दोनों एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप्स हैं और दोनों ही स्पेसिफिक हैं। तो ह्यूमरल का तो ठीक लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में लिखा है कि ये नॉन स्पेसिफिक है, ये गलत है। और इसीलिए मैंने सी ऑप्शन को भी क्रॉस कर दिया। अब डी ऑप्शन क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी यूजेस एंटीबॉडीज। तो ये तो ठीक हो गया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडीज यूज करती है। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व इम्यून सेल्स, ये गलत हो गया क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स को इन्वॉल्व करती है। टी लिम्फोसाइट्स इम्यून सेल्स हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। सो अब क्या करेक्ट आंसर बचा है इस क्वेश्चन का? वो अल्फा बचा है। दैट इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हायर या लेफ्ट टू लोअर राइट सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर अमाउंट इन द सेल। यानी लेफ्ट टू राइट या हायर टू लोअर आपने देखना है। ए बी सी डी चार ऑप्शंस के अंदर डीएनए और आरएनए की डिफरेंट टाइप्स मौजूद हैं। और ये वैल्यूज आपने कहां पढ़ी हैं? टॉपिक नंबर 3 यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब आपको एक मैं जनरल हिंट पहले दे देता हूं कि लाइक हमारे सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं? आप लोग जानते हैं 46 क्रोमोसोम्स। एंड दीज क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए। और उस डीएनए में से याद रखिएगा कि सिर्फ 10% डीएनए ऐसा होता है जिसे यूक्रोमाटिन कहते हैं। और यूक्रोमाटिन वो डीएनए है जिसकी जीन्स एक्सप्रेस होती हैं, यानी जिससे मैसेंजर आरएनएस या बाकी आरएनएस बनते हैं और आगे प्रोटीन्स बनती हैं। सो इट मीन्स कि 90% डीएनए तो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ।
और यहीं से आपने ये हिंट याद रखना है कि सेल के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगा इन चारों में से वो डीएनए होगा। अब हमने जब हायर टू लोअर या लेफ्ट टू राइट मूव करना है तो इट मींस कि हमें ऑप्शन में ये देखना है कि कहां पर डीएनए सबसे पहले मौजूद है। तो ए ऑप्शन में सबसे पहले है, डी ऑप्शन में सबसे पहले है, तो मैंने बी और सी को तो क्रॉस कर दिया। फिर उसके बाद अगर आप रिकॉल करें तो आपने पढ़ा होगा कि आरएनए की जो 3 डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें सबसे ज्यादा अमाउंट में यानी 80% के करीब राइबोसोमल आरएनए मौजूद होता है। अब यहां पर आप देखेंगे तो सेकंड नंबर पे यहां राइबोसोमल आरएनए है, मैसेंजर आरएनए तो आरएनए में सबसे कम होता है। तो मैंने अब डी ऑप्शन को भी क्रॉस कर दिया, यानी सबसे ज्यादा डीएनए, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए 80% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। फिर उसके बाद ट्रांसफर आरएनए आपने यकीनन पढ़ा होगा, इट इज अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए इन द सेल। और सबसे कम अमाउंट में मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर मौजूद होता है। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन वो हमें मिल गई है और वो है अल्फा, यानी दिस इज द सीक्वेंस फ्रॉम हायर टू लोअर प्रोपोर्शन जो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्फा इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 50 क्या है? अ पर्सन इन हॉट वेदर is unable to maintain body temperature. Which physiological process has failed? अब क्वेश्चन को जरा समझ लें, क्या है कि हॉट वेदर के अंदर एक पर्सन अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, यानी उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो कौन सा प्रोसेस फेल हुआ है? अब ऑप्शंस हमारे पास ये हैं 4। ए क्या है? वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। बी क्या है? वेजोकंस्ट्रिक्शन। सी शिवरिंग और डी रेनिन सिक्रीशन। क्वेश्चन आया कहां से है? दिस हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम टॉपिक नंबर 15 यानी होम्योस्टेसिस का। और होम्योस्टेसिस के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा होगा थर्मो रेगुलेशन का। वहां पर इस डायग्राम के अंदर, इस टॉपिक के अंदर ये तमाम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्सप्लेन किए गए हैं। और आपने यकीनन पढ़ा होगा कि जब टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से बढ़ता है तो उसको दोबारा नॉर्मल पर लाने के लिए ये चेंजेस होती हैं। वो चेंजेस क्या होती हैं कि रिसेप्टर्स सबसे पहले उस हायर टेम्परेचर को रिसीव करेंगे, फिर मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर की तरफ, कंट्रोल सेंटर से मैसेज जाएगा इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स में क्या होगा? स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाएंगे और एक्टिव होने का मतलब है कि स्वेटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और उस स्वेटिंग के लिए स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा? थ्रू वेजोडाइलेशन। अब यहां से आपको याद रखना है कि अगर एक पर्सन अपनी उस हीट को लूज नहीं कर पा रहा, ही इज अनएबल टू मेंटेन हिज बॉडी टेम्परेचर, तो इट मींस के स्वेटिंग प्रॉपर नहीं हो रही और वेजोडाइलेशन प्रॉपर नहीं हो रही। अब ऑप्शंस में आपने पहली ऑप्शन के अंदर ही पढ़ा था कि कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फेल होगा, वेजोडाइलेशन फेल हो जाएगी या स्वेटिंग फेल हो जाएगी। सो इसलिए करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा अल्फा, यानी वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। जी, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51, द मेन आइडिया इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन इज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डार्विन की थ्योरी का मेन आइडिया पूछा गया है और ऑप्शंस में ये 4 ऑप्शंस हैं।
अब पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहां से है, फिर इसकी हम जरा एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ये आया है टॉपिक नंबर 7 यानी एवोल्यूशन के टॉपिक से। अब किसके बारे में पूछा है क्वेश्चन? डार्विन की थ्योरी के बारे में, उसके मेन आइडिया के बारे में। तो पहला इसमें ऑप्शन क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो भाई ये तो डार्विन की थ्योरी से रिलेटेड है ही नहीं। दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू लामार्किज्म। तो क्वेश्चन डार्विन का पूछ रहे हैं तो लामार्क कहां से आ गया? इसको तो सबसे पहले आप बाहर निकालें। बी ऑप्शन क्या है? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अरे भाई ये भी डार्विन की थ्योरी का नहीं है, ये तो पॉइंट लामार्क की थ्योरी का है। इसको भी निकालें ऑप्शंस में से बाहर। सी क्या है? स्पीशीज नेवर चेंज। ऐसा कैसे हो सकता है? डार्विन ने तो ये कहा है कि एवोल्यूशन के रिजल्ट के तौर पर न्यू स्पीशीज अराइज करती हैं, और वो कैसे अराइज करती हैं? चेंजेस की वजह से। तो ये तो बिल्कुल उस डार्विन की थ्योरी के अपोजिट हो गया। इस ऑप्शन को भी बाहर निकालें। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन कहती है कि एवोल्यूशन अकर्स थ्रू ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ अडेप्टेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशंस। तो यही तो डार्विन ने कहा था, और डार्विन की थ्योरी का वो पॉइंट यहां पर डी पर इन्होंने लिख दिया है, और यही डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 52? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ आरएनए? आरएनए का की फीचर पूछा है। ये तो आपको पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस 4 हैं हमारे पास, और पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आया कहां से है। आरएनए के टॉपिक से। वो टॉपिक कहां है? वो टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद है। अब हम इसको देखते हैं कि आरएनए का की फीचर क्या है। तो क्या आरएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर मौजूद होती है? नहीं होती। आरएनए में थायमीन मौजूद होती है? नहीं होती। क्या आरएनए डबल स्टैंडर्ड होता है? नहीं होता। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो ये भी निकल गया। क्या आरएनए में राइबोस शुगर होती है? जी बिल्कुल मौजूद होती है। क्या आरएनए में यूरासिल मौजूद होती है? बिल्कुल मौजूद होती है। क्या आरएनए में राइबोस शुगर होती है? जी बिल्कुल होती है। क्या आरएनए में थायमीन होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो हमें पता चल गया कि ये सी ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टर्स आरएनए से रिलेटेड बिल्कुल ठीक हैं, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? Which of the following types of RNA make up the largest proportion of total cellular RNA? अब ये क्वेश्चन तो आपको करवाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने डीएनए वाले क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि आरएनए में से किसका प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होता है। तो आप जब तक सोचें इसका करेक्ट आंसर, मैं उतनी देर में आपको बताता हूं कि यह क्वेश्चन कहां से आया है। टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स यानी आरएनए से आया है। और आरएनए के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक टाइप ऐसी है जो सबसे अबंडेंट है, विच कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल आरएनए। और वो टाइप कौन सी है? वो राइबोसोमल आरएनए है, जो कि राइबोसोम बनाता है। तो राइबोसोम ऑप्शंस में कहां मौजूद है? आप कहेंगे कि सर वो बीटा ऑप्शन पे मौजूद है। तो मैं कहूंगा कि हां, बीटा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 54? द बैक्टीरियम ट्रेपोनीमा पैलिडम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो कौन से बैक्टीरियम के बारे में पूछा है? ट्रेपोनीमा
पैलिडम के बारे में, और उसको आपने रिलेट करना है करेक्ट एसटीडी के साथ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के साथ। ऑप्शंस में ये 4 डिजीजेस लिखी हैं, सिफिलिस, क्लेमिडिया, गोनोरिया, जेनिटल हर्पीस। और क्वेश्चन ये आया कहां से है? टॉपिक नंबर 8 से, दैट इज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आपने देखना है पहले कि इनमें से कौन सी डिजीज को कौन काज करता है। पहले मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं कि बीटा तो आपके बुक के अंदर मेंशन्ड ही नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको निकाल दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर होगा तो स्टूडेंट्स इसको चैलेंज कर देंगे कि ये क्वेश्चन तो सिलेबस से भी बाहर पूछा गया है। अब बाकी 3 ऑप्शंस में क्या हैं? जेनिटल हर्पीज आपने पढ़ा है कि ये तो वायरल डिजीज है, और इसको कौन काज करता है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? ट्रेपोनीमा पैलिडम के बारे में, इसको भी मैंने निकाल दिया। गोनोरिया के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि इसको बैक्टीरियम काज करता है, उसका नाम क्या है? वह है निजीरिया गोनोरिया। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ट्रेपोनीमा पैलिडम के बारे में, ये भी निकल गया। तो पीछे बच क्या गया? एक ही ऑप्शन बच गई, सिफिलिस की। सिफिलिस इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनीमा पैलिडम, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देख लें। क्या है क्वेश्चन नंबर 55? क्वेश्चन में पूछा है कि टिश्यू फ्लूइड इन अ लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि लिम्फेटिक सिस्टम के टिश्यू फ्लूइड को क्या कहते हैं? क्या प्लाज्मा कहते हैं, या मैट्रिक्स का नाम देते हैं, या हम उसको लिम्फ कहते हैं, या हम उसको ब्लड कहते हैं? तो आंसर तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया कहां से है? टॉपिक नंबर 11 यानी सर्कुलेशन से। और सिंपल है, लिम्फेटिक सिस्टम में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा उसको लिम्फ कहेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा उसको ब्लड कहेंगे। तो यहां पे क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम पूछा है, करेक्ट आंसर इसका चार्ली होगा, यानी लिम्फ। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 56? मुश्किल है, आसान है? तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोमॉलिक्यूल्स इज अ पॉलीमर। और पॉलीमर के आगे उन्होंने स्लैश लगा के बता भी दी है, पॉलीसेक्राइड। तो आपने यहां पे ये जो 4 ऑप्शंस दी हैं, यानी सुक्रोज, पेंटोज, लैक्टोज, ग्लाइकोजिन, इसमें से बताना है कि पॉलीसेक्राइड कौन सा है। क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? टॉपिक नंबर 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल यानी कार्बोहाइड्रेट्स में से। और आप सब ये जानते हैं, मैट्रिक्स से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सुक्रोज क्या है? इट इज अ डाइसेक्राइड, यानी ओलिगोसेक्राइड से बिलोंग करता है। पेंटोज क्या है? इट इज अ मोनोसेक्राइड। लैक्टोज क्या है? ये भी डाइसेक्राइड और ओलिगोसेक्राइड के ग्रुप में आएगा। ग्लाइकोजिन क्या है? पॉलीसेक्राइड। क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? पॉलीसेक्राइड के बारे में। तो भाई इसका करेक्ट आंसर फिर डेल्टा ही बनेगा, यानी ग्लाइकोजिन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, क्या है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर द टाइप ऑफ। क्या ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं, या कीमो रिसेप्टर्स हैं? कहां से आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर, रिसेप्टर्स में से। आपने वहां पे रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी। तो आपको पहले तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हम कहते किसको हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये वो रिसेप्टर्स होंगे दैट आर रिलेटेड विद ऑल्फैक्शन। सो व्हाट इज ऑल्फैक्शन?
दिस इज द सेंस ऑफ स्मेल। और सेंस ऑफ स्मेल में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? नोज। तो नोज के अंदर जो रिसेप्टर्स होंगे फॉर डिटेक्टिंग दिस सेंस ऑफ स्मेल, उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। जैसे आपको परफ्यूम की खुशबू का पता चल जाता है कि अच्छा ये कौन सी जे डॉट की होगी, ये किसकी होगी, और कुछ बैड स्मेल्स भी आप फौरन फील कर लेते हैं। तो वो जो खुशबू है या बदबू है, उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, और केमिकल सब्सटेंसेस को जो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे उनको कहेंगे कीमोरिसेप्टर्स। तो यहां से अब आपने याद रखना है कि जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, दीज आर एक्चुअली टाइप ऑफ कीमोरिसेप्टर्स। कीमोरिसेप्टर्स कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन डी में। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देख लें। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट नाइट्रोजिनस वेस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड? यानी आपने ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढना है जो यूरिक एसिड को एज द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करता है। और ऑप्शंस क्या हैं? फ्रेश वाटर फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स। क्वेश्चन कहां से आया है? क्वेश्चन आया है टॉपिक नंबर 15 यानी होम्योस्टेसिस से, जहां पर एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि वो एनवायरनमेंट पर कैसे डिपेंड करती हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अबंडेंट सप्लाई होती है वाटर की, जैसा कि आप यहां पर ऑप्शंस में देख रहे हैं, फ्रेश वाटर फिशेस को, इनकी मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगी अमोनिया। उसके बाद उनसे कम जिनको वाटर अवेलेबल होता है, जैसे एम्फीबियंस को कंपैरेटिवली कम वाटर अवेलेबल होगा, ये मेनली एक्सक्रीट करेंगे यूरिया को। मैमल्स को भी कम अवेलेबल होगा, इनकी भी मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया होगी। अब आप कहेंगे कि सर ह्यूमंस जो हैं वो मैमल्स हैं, ह्यूमंस में तो यूरिया के अलावा यूरिक एसिड भी होता है, कुछ अमाउंट में अमोनिया भी होता है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ बिल्कुल ये तीनों चीजें होती हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड किसकी होगी, वो आपने बताना है। और यूरिक एसिड उन ऑर्गेनिजम्स की मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगी जिनको वाटर की सप्लाई इंतहाई कम होगी। अब बर्ड्स क्योंकि एयर में होते हैं, दे हैव वेरी लेस सप्लाई ऑफ वाटर, सो दैट्स व्हाई दे हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू कंजर्व वाटर। और उस वाटर की कंजर्वेशन का एक मेथड ये है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, जिसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत कम वाटर रिक्वायर्ड होता है। सो यूरिक एसिड ऑर्गेनिज्म हमें क्लियर हो गया कि बर्ड्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूरिक एसिड को मेन नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर एक्सक्रीट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इसका चार्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 59? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स पोजेस निजल्स ग्रैन्यूल्स? ये क्वेश्चन घूम फिरकर दोबारा आ गया, और आपको पता है कि निजल्स ग्रैन्यूल्स किन सेल्स में होते हैं। कहां आपने पढ़ा था? ये आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के अंदर न्यूरॉन्स के टॉपिक में। और न्यूरॉन्स के लिए हम एक और नाम क्या यूज करते हैं? नर्व सेल्स का। तो किन सेल्स के अंदर निजल्स ग्रैन्यूल्स होंगे? नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स के अंदर। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अल्फा। अब हम जा रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस को मैं लास्ट सेगमेंट के अंदर डिस्कस करवाऊंगा। और उन क्वेश्चंस के साथ मैं आपको समरी बताऊंगा कि 2025 के अंदर यूएचएस के एमडी कैट पेपर के अंदर
कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए और कौन सा टॉपिक ऐसा है जहां से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया। इसलिए आपने वो लास्ट सेगमेंट जरूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द posture एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी? ऑप्शंस क्या हैं? सेरिब्रम, सेरिबैलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगेटा। और क्वेश्चन कहां से आया? ये भी टॉपिक नंबर 5 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में ब्रेन से पूछा गया है। अब दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। यानी कि अगर पॉस्चर और बैलेंस की मैं आपको बात करूं तो उस पॉस्चर और बैलेंस के अंदर याद रखिएगा कि रोल होता है वॉलेंट्री मसल्स का। वॉलेंट्री मसल्स हम किन्हें कहते हैं? स्केलेटल मसल्स को कहते हैं। दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। अब इन स्केलेटल मसल्स की वॉलेंट्री मूवमेंट्स को ब्रेन का जो पार्ट इनिशिएट करता है वो है सेरिब्रम। सो इसलिए याद रखिएगा कि इफ देयर इज एनी डिफेक्ट ऑफ द सेरिब्रम तो ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं होंगी और इसीलिए इसका रिजल्ट क्या होता है? पैरालिसिस, फेलियर ऑफ मसल टू कंट्रैक्ट। और दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स के अंदर बैलेंस लाने के लिए कि बैलेंस्ड मूवमेंट हो, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हो, उसमें रोल होता है सेरिबैलम का। और इसीलिए अगर सेरिबैलम का कोई डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? देयर विल बी अनकंट्रोल्ड एंड जर्की मूवमेंट्स। यानी कि अनकंट्रोल्ड होंगी। वो पर्सन अगर चल रहा होगा तो अपने बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकेगा, गिर जाएगा। वो कोई चीज को उठाना चाहेगा तो हाथ वो इधर लाना चाह रहा है, हाथ चला इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल्स के दरमियान बैलेंस नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि अगर पैरालिसिस होता है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स इनिशिएट नहीं होती तो किसका डिफेक्ट होगा? सेरिब्रम का। मूवमेंट इनिशिएट हो गई लेकिन अनकंट्रोल्ड है, जर्की है, अनबैलेंस्ड है, तो फिर किसका डिफेक्ट होगा? सेरिबैलम का। सो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कौन सा पार्ट पॉस्चर को और बैलेंस को मेंटेन करता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा बीटा यानी सेरिबैलम। तो यहां तक हमारा आज का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेगमेंट में बाकी क्वेश्चंस के साथ दोबारा मिलते हैं।